हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्र कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का अध्याय 1 हमने कर लिया है, अध्याय 2 हमारा चल रहा है। अध्याय 2 पर मेरा ये तीसरा वीडियो है जो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ। आज का वीडियो हमारा क्रमवाचक धारणा पर है। हम सिलेबस पे पहुँचते हैं। देखो, हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 के अंतर्गत है ये। उपयोगिता का अर्थ हमने समझ लिया। गणनावाचक दृष्टिकोण हमने पढ़ा। इस पर 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। वो दोनों वीडियो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही चैप्टर 1 से 7 वीडियो जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो भी आप जरूर देखें। तो आज का वीडियो जो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर है। उपभोक्ता का बजट सेट, बजट रेखा और बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता का इष्टतम चयन। तो इस क्रमवाचक धारणा पर भी मेरे 2 वीडियो बनने वाले हैं, तो आज उसका पहला भाग है। तो कुल मिला के अध्याय 2 पर यह तीसरा भाग है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात है अनिधिमान वक्र होता क्या है और बजट रेखा होती क्या है। तो बजट रेखा को आज छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं अनिधिमान वक्र पर। तो देखो, अनिधिमान वक्रों का अर्थ और विशेषताओं को लेकर आज का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम इनके बारे में समझने वाले हैं। अनिधिमान वक्र की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, अनिधिमान वक्रों की क्या विशेषताएं हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा रिवीजन हम पुनः वापस ले लेते हैं, क्योंकि देखो, उपयोगिता विश्लेषण की गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों धारणाओं को आपको समझना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि गणनावाचक धारणा क्या कहती है और क्रमवाचक धारणा क्या कहलाती है। साथ ही समसीमांत उपयोगिता नियम किस धारणा के अंतर्गत है और अनिधिमान वक्र विश्लेषण किस धारणा के अंतर्गत है। तो मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता की माप की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उपभोक्ता का जो इष्टतम सहयोग है उसको हमें निर्धारित करना है। तो उपयोगिता की माप की इस वजह से जरूरत पड़ती है। तो उपयोगिता की माप के जो दृष्टिकोण हो जाते हैं वो 2 दृष्टिकोण है। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसको हमने पढ़ा। गणनावाचक दृष्टिकोण पर समसीमांत उपयोगिता नियम हमने पढ़ा। दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिस जिस पर आज मेरा वीडियो आधारित है। तो इसके अंतर्गत हम अनिधिमान वक्र विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, अनिधिमान वक्र को पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम हमने गणनावाचक धारणा के अंतर्गत पढ़ा। तो आज हमारा जो है क्रमवाचक धारणा है अनिधिमान वक्र विश्लेषण, और इस धारणा के अंतर्गत अनिधिमान वक्रों को हम समझने वाले हैं, इनकी विशेषताओं को देखने वाले हैं, इनके अर्थ को समझने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, उपयोगिता का अर्थ हमने समझ लिया। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो कोई न कोई मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य रखती हो। यानी किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, उपयोगिता है। इसे हम उपयोगिता कहेंगे। तो उपयोगिता विश्लेषण के हमने 2 दृष्टिकोण पढ़े। उपयोगिता की माप से जुड़े 2 दृष्टिकोण है। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को किसमें मापा जा सकता है? यूटिल्स में मापा जा सकता है। उपयोगिता की माप संभव है। हमने समसीमांत उपयोगिता नियम इस पर पढ़ा है। क्रमवाचक दृष्टिकोण कहता है उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। जैसे यूटिल्स में जैसे गणनावाचक दृष्टिकोण मापती है ना, वैसे उपयोगिता को मापा जा ही नहीं सकता। उपयोगिता को क्रम प्रदान किए जाते हैं। जैसे मोबाइल के टावर है ना, सबसे बड़ा सिग्नल, फिर छोटा, इस तरीके से। तो जो पहले नंबर पे हम वस्तु रखेंगे वो सबसे जरूरी वस्तु होगी। सेकंड नंबर पे उससे पहली वस्तु से कम जरूरी सेकंड नंबर पे, इन दोनों से कम जरूरी इस नंबर पे। इस तरीके से हम वस्तुओं को क्रम देंगे, प्राथमिकता क्रम देंगे। इन क्रम के अनुसार हमारे दायरे में जो वस्तुएं आएगी हम उन्हें खरीदेंगे। तो इस तरीके से उपयोगिता को क्रम दे दिए जाते हैं। इस पर आधारित सिद्धांत अनिधिमान वक्र विश्लेषण है। तो हम अनिधिमान वक्रों को पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है, अनिधिमान वक्र क्या है, इसको देखते हैं। तो देखो, उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा के अनुसार उपयोगिता को तो मापा नहीं जा सकता। तो उपयोगिता की माप संभव नहीं है, तो क्या किया जाता है? उपयोगिता को क्रम दिए जाते हैं। उपयोगिता हमारे लिए जो वस्तु जरूरी है हम उन्हें पहले क्रम पे रखेंगे, कम जरूरी वस्तु को पीछे क्रम में रखेंगे। इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। लाइन में जो सबसे आगे होगा, यानी लाइन में जो वस्तु सबसे आगे होगी वो हमारे लिए बहुत जरूरी वस्तु है, हमारी आवश्यकताओं में वो सबसे आगे है। तो इस तरीके से हम आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों की वस्तुओं को हम क्रम देते हैं। क्रमवाचक विचारधारा यही बात कहती है।
इस विचारधारा को हिग्स और एलन ने लोकप्रिय बनाया। यानी जो क्रमवाचक प्रणाली है इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय अर्थशास्त्री हिग्स को और एलन को जाता है। यह क्रम उपभोक्ता की विभिन्न वस्तुओं पर प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं। प्राथमिकताएं यानी हमारी जरूरतें, जो वस्तु हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उसे हम आगे के क्रम में रखते हैं, कम जरूरी वस्तु को हम पीछे के क्रम में रखते हैं। अनधिमान वक्रों का प्रयोग ध्यान रखना 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने किया था। तो ये जो इंग्लिश अर्थशास्त्री एजवर्थ है, इन्होंने सबसे पहले अनधिमान वक्रों का प्रयोग किया था। इसके बाद पेरेटो ने इसको आगे बढ़ाया और 1906 में इन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया और उसके बाद ये अनधिमान वक्र विश्लेषण लोकप्रिय हो गया। अनधिमान वक्र विश्लेषण, देखो इसे कुछ नामों से पुकारा जाता है। उदासीनता वक्र है, तटस्थता वक्र है या अनधिमान वक्र। ये तीनों ही एक ही नाम है। अनधिमान वक्र कहें, तटस्थता वक्र कहें या उदासीनता वक्र कहें, ये तीनों नाम अनधिमान वक्रों के कहे जाते हैं। इस अनधिमान वक्र यानी इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। यानी जो भी संयोग होगा, जो संयोग ए बी सी डी ये हम देखने वाले हैं, इन सभी संयोगों पर संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। तो इसीलिए इसे समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन सभी संयोगों के प्रति क्या रहता है? तटस्थ या उदासीन रहता है। अब तटस्थ या उदासीन रहना किस तरीके से होगा इसको हम समझते हैं। देखो बोल्डिंग की एक परिभाषा है, इस परिभाषा को तो आप रट लें। अनधिमान वक्रों के बारे में अगर आपको लिखना पड़े कि अनधिमान वक्र क्या है, तो आप सीधे तौर पे लिखें समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं अनधिमान वक्र कहलाती है, क्योंकि ये दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं ना बुरे। संयोग ए और संयोग बी, संयोग सी, संयोग डी सभी 100 के बराबर संतुष्टि देने वाले हैं, तो हम कहेंगे कौन सा संयोग बढ़िया है? सभी संयोग बराबर है, एक दूसरे से ए ना तो बी से अच्छा है ना बुरा है, बी ना तो सी डी और ए से ना तो अच्छा है ना बुरा है, तो इन सभी संयोगों पर संतुष्टि का स्तर समान है। तो इस तरीके से ये सभी संयोग एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, क्योंकि सभी संयोग समान प्राथमिकता क्रम दर्शाते हैं, यानी समान संतुष्टि को व्यक्त करते हैं। अनधिमान तालिका क्या है? अब देखो अनधिमान तालिका का अर्थ लिखना पड़े तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता देता हूं अनधिमान तालिका क्या है। देखो अनधिमान तालिका में वस्तु x है, वस्तु y है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है। दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को ये प्रकट कर रही है और यहाँ संयोग है, संयोग ए बी सी डी और ई। इस तालिका में 5 संयोग है। संतुष्टि का स्तर दिया हुआ है। संयोग ए के अनुसार उपभोक्ता x की 1 इकाई और y की 15 इकाइयां यूज ले रहा है, उपभोग कर रहा है और उससे संतुष्टि कितनी मिल रही है? 100 मिल रही है। बी संयोग दो वस्तु x की ले रहा है काम और y की 10 इकाइयों का उपभोक्ता यूज ले रहा है और 100 की संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। सी संयोग के अनुसार उपभोक्ता x की 3 इकाई और y की 6 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है और 100 की बराबर संतुष्टि मिल रही है। तो x और y की विभिन्न मात्राएं यहाँ पर प्रकट की गई है। अगर x की मात्रा बढ़ रही है तो देखो y की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। y 15 से 10, 6, 3 इस तरीके से घट रहा है। अगर हम x वस्तु को बढ़ाते हैं तो y को त्यागना पड़ेगा और अगर हम y को बढ़ाते हैं तो x को देखो कम करना पड़ेगा। अगर y 1, 3, 6, 10 और 15 होती है तो देखो x की मात्रा कितनी है? यहाँ पर 1 ही है। तो इस तरीके से साम तौर पर हमें पता चलता है कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु को त्यागता भी है, दूसरी वस्तु को उसे छोड़ना पड़ता है। अब बात आती है अनधिमान तालिका किसे कहते हैं? अनधिमान तालिका से आप क्या समझते हो? तो सीधा सा अर्थ है अनधिमान तालिका दो वस्तुएं यानी ये वस्तु और ये वस्तु, दो वस्तुओं के ये विभिन्न संयोग हैं, ये विभिन्न संयोग है, इनको प्रकट करती है। यानी अनधिमान तालिका दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे एक उपभोक्ता को क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। सभी संयोगों पर संतुष्टि का स्तर क्या है? बराबर है। तो इस तरीके से अनधिमान वक्र अनधिमान तालिका को हम स्पष्ट कर सकते हैं, अनधिमान तालिका को हम बता सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, अनधिमान तालिका किसे कहते हैं? अनधिमान तालिका दो वस्तुओं के, ये दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं के ये विभिन्न संयोगों को बताती है जो एक उपभोक्ता को क्या देते हैं? समान संतुष्टि को प्रकट करते हैं। अब बात आती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आप क्या समझते हो? प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर से आप क्या समझते हो? ये घटती हुई क्यों होती है? अब देखो ये 1:5 है, 1:4 है, 1:3 है, 1:2 है, तो ये घटती हुई है।
x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की जितनी इकाइयों का हम त्याग कर रहे हैं उसके अनुपात को ये बताती है। हमने देखो x की एक इकाई बढ़ाकर हमने अब x की 2 इकाइयां काम में ले रहे हैं, तो x में कितना परिवर्तन हुआ, 1 इकाई का परिवर्तन हुआ। y की 15 इकाइयों को यूज ले रहे थे, अब हम y की 10 इकाई यूज ले रहे हैं, तो y में कितना फर्क पड़ा, y वस्तु में 5 का फर्क पड़ा, तो 1:5 इस तरीके से निकला है। इसी तरीके से 2 से x वस्तु 3 करने पर, यानी यहाँ पर भी x एक इकाई बढ़ी है, 10 से ये कितनी हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ 4 का अंतर आया है, तो ये 1:4 हुआ। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने का मुख्य कारण यह है कि एक उपभोक्ता की जो मानसिकता होती है वो दोनों वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने की होती है। एक उपभोक्ता x की भी अधिक मात्रा यूज करना चाहता है और y की भी अधिक मात्रा यूज करना चाहता है, तो अतः वो x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की उत्तरोत्तर, यानी आगे आगे x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की उत्तरोत्तर वो कम इकाइयां त्यागेगा। पहले वो 5 छोड़ रहा था 1 के बदले, अब x की एक इकाई बढ़ाने के लिए वो 4 ही छोड़ रहा है, फिर वो x की एक इकाई और बढ़ाता है तो अब वो 3 ही इकाइयां छोड़ रहा है, किसकी, y की। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा को प्रकट करती है। और ये घटती हुई क्यों होती है, क्योंकि उपभोक्ता की सोच या मानसिकता ऐसी होती है कि वो दोनों वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहता है। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम समझ सकते हैं। इसके ऊपर बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY क्या होती है, तो इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है और ये घटती हुई क्यों होती है, तो आप यही बात लिखेंगे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ है x की एक इकाई बढ़ाने के लिए y की त्यागे जाने वाली मात्रा को प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्रकट करती है। और ये घटती हुई इसलिए होती है क्योंकि उपभोक्ता की सोच क्या होती है, दोनों वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने की सोच होती है। तो देखो तालिका से स्पष्ट है, ABCDE 5 संयोग है, ये संयोग थोड़ा रॉन्ग है, इसको सही कर लेना। तो ABCDE 5 इस तालिका में संयोग दिखाई दे रहे हैं जो x और y की विभिन्न मात्राओं के उपभोग को दर्शाते हैं। इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को कितनी संतुष्टि मिल रही है, सभी संयोगों से 100 के बराबर संतुष्टि मिल रही है, यानी संयोग A, संयोग B और संयोग D, E, इन सभी संयोगों पर एक उपभोक्ता 100 के बराबर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। तो ये सभी संयोग एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं ना बुरे। क्या संयोग A बढ़िया है, हम नहीं कहेंगे। क्या संयोग C बढ़िया है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी संयोग 100 के बराबर संतुष्टि को देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी संयोग एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं ना बुरे। उपभोक्ता A पे भी हो सकता है, B पे भी हो सकता है, C पे भी हो सकता है, D, E किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि सभी संयोग 100 के बराबर संतुष्टि को व्यक्त करते हैं। अब बात आती है अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। देखो चित्र में एक आपको दिखाई दे रहा है, एक अनधिमान वक्र यहाँ पर दिया हुआ है। अनधिमान वक्र क्या होते हैं, अनधिमान वक्र दो वस्तुएं, देखो एक y वस्तु है, ये x वस्तु है। अनधिमान वक्र क्या होते हैं, दो वस्तुएं x और y, ये दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है कौन, अनधिमान वक्र। इन्हें हम IC वक्र कहते हैं। अनधिमान वक्रों को हम क्या कहते हैं, IC वक्र कहते हैं। ये IC1 यहाँ पर दिखाया गया है। एक और अनधिमान इसके वक्र इसके ऊपर बनता है तो वो IC2 हो जाएगा, IC3 हो जाएगा, जैसा कि इस नीचे वाले चित्र में IC1, IC2, IC3, IC1, IC2 और IC3 तीन अनधिमान वक्र दिखाए गए हैं। और इन तीन अनधिमान वक्रों पर ये विभिन्न संयोग है, संयोग G, H, I, D, E, F, A, B, C, ये 9 संयोग इन तीन वक्रों पर है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अनधिमान वक्र क्या होता है, अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें एक उपभोक्ता जो है अपनी दी हुई आय में खरीद सकता है, अपनी दी हुई आय में एक उपभोक्ता खरीद सके, और उन विभिन्न संयोगों को ये वक्र क्या करता है, प्रकट करता है। अब बात आती है अनधिमान मानचित्र क्या है। देखो अनधिमान मानचित्र को हम इस तरीके से, एक मिनट इसको हटाता हूं मैं पहले। अनधिमान मानचित्र क्या है, जब एक चित्र में एक से अधिक अनधिमान वक्र प्रकट किए जाएं तो क्या होता है, वो अनधिमान मानचित्र कहलाता है। यहाँ एक अनधिमान वक्र दिया हुआ है IC1, IC2, IC3, यहाँ पर तीन अनधिमान वक्र दिखाए गए हैं। चूंकि एक से अधिक अनधिमान वक्र है तो ये अनधिमान मानचित्र होगा। अनधिमान मानचित्र का सीधा सा अर्थ है
जब एक चित्र में एक से अधिक अनधिमान वक्र प्रदर्शित किया जाए, प्रकट किया जाए, तो वह अनधिमान मानचित्र कहलाता है। अब ध्यान से देखो, IC1 पर ABC ये 3 संयोग है, IC2 पर DE और F संयोग है, ये D है, ये बिंदु E है, ये F को प्रकट करता है, और IC3 पर G, H और I संयोग है। तो देखो, जो अनधिमान वक्र ऊपर होगा वो ज्यादा संतुष्टि को प्रकट करेगा, क्योंकि उस अनधिमान वक्र पर वस्तु की मात्राओं का भी फर्क होता है, वस्तु की ज्यादा इकाइयां काम में ली जा रही है। एक्स और वाई वस्तु दोनों वस्तुओं की ज्यादा उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। हम अगर दोनों वस्तुओं का ज्यादा उपभोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ज्यादा संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। तो नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में ऊंचा अनधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि को प्रकट करता है। तो देखो, ABC इन तीनों संयोगों से संतुष्टि DEF और GHI पे ज्यादा है, और इन दोनों वक्रों की तुलना में IC3 पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा है। अब नीचे वक्र से ऊपर वाले वक्र पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा कैसे होता है, वो ये इसको समझो। यहां पर देखो, ये एक वक्र मैं बना रहा हूं, रफली बना रहा हूं, YOX। मैं अगर ये लाइन बना दूं, ये IC1 है, ये IC2 है, यहां A बिंदु है, मान लो A बिंदु यहां पर है, पेन चेंज कर देता हूं मैं, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, A बिंदु और B बिंदु। अब देखो, A बिंदु कहाँ है, IC1 पर है। कौन से वक्र पे है A बिंदु, IC1 पर है। इस बिंदु के अनुसार Y वस्तु की मात्रा OY यूज हो रही है, और X वस्तु की कितनी मात्रा यूज हो रही है, OX मात्रा। Y1 कर लो, इसको X1 कर लो, ठीक है। अब देखो, IC2 क्या है, IC2 पर B बिंदु है। अब इस B बिंदु पर क्या हो रहा है, Y2 हो रहा है। OY2 मात्रा हम Y की वस्तु की यूज ले रहे हैं, और X वस्तु की कितनी मात्रा यूज ले रहे हैं, OX2। निश्चित तौर पर A से ज्यादा संतुष्टि B बिंदु बताएगा, क्योंकि हम Y की मात्रा भी ज्यादा यूज ले रहे हैं, X की मात्रा भी ज्यादा यूज ले रहे हैं। तो नीचे वक्र से ऊंचा वक्र ज्यादा संतुष्टि को देने वाला होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस वक्र पर अधिक वस्तु का उपयोग हो रहा है, यानी दोनों वस्तुओं की अधिक मात्राओं का हम उपयोग कर रहे हैं। अब बात आती है अनधिमान वक्रों की विशेषताएं। देखो, बामोल ने अनधिमान वक्रों की 3 मान्यताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले इनकी मान्यताएं देख लेते हैं, फिर इनकी विशेषताओं को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो उपभोक्ता की अतृप्तता की मान्यता। तो अतृप्तता की मान्यता का मतलब है एक उपभोक्ता कभी भी तृप्त नहीं होता, यानी उसको विभिन्न वस्तुओं की मांग उसकी हमेशा बनी रहती है, तो तृप्त कभी उपभोक्ता होता ही नहीं है। दूसरी बात है संक्रामकता की मान्यता। संक्रामकता की मान्यता ये बताती है कि उपभोक्ता X की इकाइयों को घटा रहा है तो वो Y की इकाइयों पे जा रहा है ना। एक वस्तु को त्याग कर वो दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है, तो ये संक्रामकता की मान्यता हुई। घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर की मान्यता। अब चूंकि एक वस्तु को उपभोक्ता घटाएगा तो दूसरी वस्तु को वो बढ़ा रहा है, लेकिन वो दूसरी वस्तु के उत्तरोत्तर कम इकाइयों को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। अगर X की इकाइयां वो बढ़ा रहा है तो Y की वो उत्तरोत्तर कम इकाइयों का त्याग करता है। तो सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, घटती हुई होती है। इसकी मान्यता ली गई है, जैसा कि हमने अभी टेबल में हमने ये देखा ना, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, और ये 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 ये घटती हुई है। क्यों घटती हुई है, उपभोक्ता की मानसिकता की ऐसी होती है, उपभोक्ता की सोच ऐसी होती है। एक उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का अधिक उपयोग करना चाहता है। तो आइए अनधिमान वक्रों की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इन अनधिमान वक्रों की प्रत्येक विशेषता एक प्रश्न जनरेट करती है। एक बोर्ड में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूं पूछ ले, ऊंचा तथा दाहिनी ओर का तटस्थ वक्र, यानी तटस्थ वक्र जहां भी नाम आए वहां अनधिमान वक्र समझ लेना। ऊंचा तथा दाहिनी ओर का अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। या फिर पूछ ले, अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, अनधिमान वक्र नीचे दाहिनी ओर क्यों झुके हुए होते हैं। इसके अलावा प्रश्न ये पूछा जा सकता है, दो अनधिमान वक्र आपस में क्यों नहीं काटते। यहाँ चित्र में दो अनधिमान वक्र आपस में काट रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता। अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर क्यों होता है। इसके साथ ही अनधिमान वक्र न तो OX अक्ष को छूते हैं न OY अक्ष को छूते हैं।
अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर बने, ये जरूरी नहीं। इस तरीके से ये प्रत्येक विशेषता एक प्रश्न को बनाती है। तो डिटेल में हम एक एक को पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है, ऊंचा तथा दाहिनी ओर बना वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ क्या हो रहा है, ये IC1 वक्र जो है नीचे बना हुआ है, इसकी किधर, दाहिनी ओर, ये दाईं ओर वक्र बना है, ये दाईं ओर बना है, इधर भाग बायां है। तो ऊंचा जो प्रारंभिक वक्र है उसके ऊपर किधर, दाहिनी ओर अगर कोई वक्र बना है तो वो अधिक संतुष्टि को बताएगा, अधिक संतुष्टि को प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा, देखो IC1 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता को देने वाला है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। IC1 100 यूटिल्स उपयोगिता को देने वाला है, तो IC2 200 यूटिल्स उपयोगिता को देता है। क्यों देता है, क्योंकि इन नीचे वाले वक्र की तुलना में ऊपर वाले वक्र पर दोनों वस्तुओं का क्या हो रहा है, अधिक प्रयोग हो रहा है। तो देखो, IC1 पर y वस्तु की OY मात्रा हम यूज ले रहे हैं और x की उपभोक्ता OX मात्रा उपयोग करता है, और संतुष्टि का स्तर उसको कितना मिल रहा है, 100 के यूटिल्स के बराबर, या 100 के बराबर उसको संतुष्टि मिल रही है। अब देखो, IC2 पर वस्तु OY1 y वस्तु और OX1 x वस्तु को उपभोक्ता यूज ले रहा है। अब देखो, IC1 की तुलना में IC2 पर क्या हो रहा है, दोनों वस्तुओं का क्या हो रहा है, अधिक उपयोग हो रहा है। यानी वस्तु x भी ज्यादा काम में ले रहा है, x1 के बराबर x वस्तु ज्यादा यूज ले रहा है, और y1 के बराबर y वस्तु का ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये अधिक संतुष्टि को देने वाला होगा। तो ऊंचा तथा दाहिनी ओर बना वक्र अधिक संतुष्टि को प्रकट करता है। कारण ये बन जाता है क्योंकि दोनों वस्तुओं का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो ऊंचा वक्र नीचे वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को प्रकट करेगा। फिर आगे, अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है। तो देखो, अनधिमान वक्र कैसे दिखते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए, कहाँ, किस ओर गिर रहे हैं, ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। तो अनधिमान वक्र इस तरीके से बनते हैं। ये IC2 बना लिया मैंने, मान लीजिए ये भी एक अनधिमान वक्र है। तो ये ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर गिरते हुए होते हैं। अब ऊपर से नीचे दाईं ओर क्यों गिरते हैं, इनका ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। अब देखो, इनका ढलान है ना, वो ऋणात्मक है। ये ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, तो अनधिमान वक्रों का ढाल ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि हम x का उपयोग बढ़ाएंगे तो हमें y को छोड़ना पड़ेगा। एक उपभोक्ता के पास 100 रुपए हैं और वो x की जितनी मात्रा यूज ले रहा है और x की मात्रा यूज ले रहा है, तो वो y की उतनी कम लेगा। अगर x की बढ़ाएगा तो y की कम ले पाएगा। तो इस तरीके से अगर एक उपभोक्ता x की इकाइयों को बढ़ाता है तो उसे y की इकाइयों का उत्तरोत्तर त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर एक वस्तु बढ़ती है और दूसरी घटती है तो उससे बनने वाला वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होगा। ये गांठ मान लीजिए, क्योंकि अगर एक अक्ष, यानी यहाँ x वस्तु यहाँ बताई गई है, y वस्तु यहाँ बताई गई है, अगर हम x का उपयोग बढ़ाएंगे तो देखो y का उपयोग क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से अब यहाँ मान लीजिए ये 5 y का उपयोग है, 5 वस्तुएं y की इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ कितनी है, 4 इस्तेमाल हो रही। अब मान लीजिए 8 वस्तुएं x की उपभोक्ता इस्तेमाल कर रहा है, तो देखो y की क्या हो गई, y की 2 ही रह गई, तो y की इकाइयों का त्याग हुआ। तो इस तरीके से जो भी वक्र बनेगा वो वक्र ऋणात्मक ढाल वाला ही बनेगा। अगर x की एक इकाई अगर x की इकाइयां बढ़ाएगा उपभोक्ता और y की त्यागेगा, अगर y की बढ़ाएगा तो x की त्यागेगा। तो इस तरीके से उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपयोग करता है, लेकिन एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है, और इस कारण जो भी वक्र निर्मित होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा। फिर बात आती है, 2 अनधिमान वक्र आपस में नहीं काटते। देखो, 2 अनधिमान वक्र आपस में क्यों नहीं काटते, इसको इस तरीके से समझे। अगर देखो 2 अनधिमान वक्र आपस में काटेंगे, जैसा कि चित्र में यहाँ ई बिंदु पर 2 अनधिमान वक्र आपस में काट रहे हैं, यानी IC1 और IC2 काट रहे हैं, तो ई बिंदु क्या बता रहा है, ई बिंदु के अनुसार अगर हम परिणाम निकालें x और y वस्तु की मात्राओं का, कंज्यूम कितनी मात्राएं हो रही है, तो x की OX1 मात्रा उपभोक्ता यूज ले रहा है और उसे संतुष्टि कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है और 200 भी मिल रही है, क्योंकि ये सहयोग IC1 पे भी है और IC2 पे भी है। ये ई बिंदु जो है वो दोनों वक्रों पे आ रहा है, और
वाई वस्तु की मात्रा OY1 यूज ले रहा है और वह 100 के बराबर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है और 200 के बराबर प्राप्त करेगा। तो देखो, अगर किन्हीं दो वस्तुओं की समान मात्राओं का प्रयोग कर दो असमान संतुष्टियां नहीं आ सकती। आप इस समय, आज के इस समय अगर आप ए नामक स्थान पे हो, यानी आज की डेट और अभी का समय आप ए नामक स्थान पे हो और साथ ही आप आज की डेट और इस समय बी नामक स्थान पे भी हो, क्या संभव है? क्या एक ही समय, एक ही दिनांक और एक ही समय पर एक व्यक्ति भौतिक रूप से दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। तो वही बात है। तो दो असमान संतुष्टियां नहीं प्राप्त हो सकती दो समान वस्तुओं का उपयोग कर यानी OX1 मात्रा X वस्तु की और OY1 मात्रा Y वस्तु की इस्तेमाल कर 100 और 200 दोनों संतुष्टियां नहीं आ सकती। या तो 100 के बराबर आएगी या 200 के बराबर आएगी, इन दोनों में से कोई एक आ सकती है। ये वही तरीका हुआ जैसे एक ही व्यक्ति एक ही समय एक ही दिनांक पर दोनों जगह उपस्थित हो भौतिक रूप से, ये संभव नहीं है। तो ये वक्र आपस में कभी नहीं काटते। देखो, मात्राओं संबंधी इस पीडीएफ में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उन्हें आप सुधार लें, उस चीज को आप इग्नोर करें। और ये स्पर्श इस तरीके से नहीं लिखा जाता और ये थोड़ा है गड़बड़ है, तो फॉन्ट थोड़े से चेंज हुए हैं इस पीडीएफ में, तो उस वजह से यहाँ दिक्कत है। फिर बात आती है अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तो देखो, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना यानी कि ये मूल बिंदु है, इसके प्रति ये इस तरीके से चंद्राकार आकृति में होता है। उल्टा कटोरा कैसे होता है, कटोरे का जो तल होता है उसकी शेप में लिए होता है। तो अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? MRS/XY क्या होती है? घटती हुई होती है। MRS/XY का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? घटती हुई होती है। तो देखो, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के कारण अनधिमान वक्र क्या कैसे होते हैं? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। तो देखो, हमने अनधिमान तालिका को देखा, अनधिमान तालिका में जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो कैसे जा रही थी? वो 1:5 थी, 1:4 हुई, 1:3 हुई, वो घटती हुई है। तो अनधिमान वक्रों की जो आकृति है, अनधिमान वक्रों का जो ढलान है, अनधिमान वक्रों का ढलान जो है ना, प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर निर्भर करता है। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिस तरीके से होगी, यानी घटती हुई है, तो अनधिमान वक्र भी ऋणात्मक ढाल वाले गिरते हुए होंगे और उन्नतोदर होंगे। फिर देखो, अनधिमान वक्र ना तो OX अक्ष को छूते हैं ना OY अक्ष को। तो अनधिमान वक्रों की मान्यता को हमने पढ़ा और मान्यता में सबसे पहली मान्यता यही थी कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। अगर एक उपभोक्ता किसी वस्तु को 0 उपयोग लेगा तो यानी एक ही वस्तु का उपयोग होगा। दो वस्तुओं में कोई एक वस्तु वो 0 इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता एक ही वस्तु इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मान्यता क्या कहती है? दो वस्तुओं की मान्यता ली हुई है। तो यहाँ चित्र में ये M बिंदु है, इस M बिंदु पर ये IC1 वक्र Y अक्ष को छू रहा है। ये जो OY अक्ष है ना, इस अक्ष को टच कर रहा है। तो इसके अनुसार X वस्तु की मात्रा क्या हो गई? 0 हो गई। Y वस्तु की मात्रा OM के बराबर इस्तेमाल कर रहा है। Y की कितनी मात्रा इस्तेमाल कर रहा है? वो OM के बराबर, ये OM के बराबर Y वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन X वस्तु को क्या इस्तेमाल कर रहा है? वो 0 इस्तेमाल कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। मान्यता में साफ तौर पे कहा गया है, मान्यता के अनुसार एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का मिनिमम उपभोग करता है और उसके अनुसार जो है इसकी मान्यता के अनुसार ये कभी भी किसी भी अक्ष को नहीं छुएगा। अब यहाँ पर तो ये Y अक्ष को छू रहा है, ये सिरा X अक्ष को कभी नहीं छुएगा। हाँ, ये जरूर है, दोनों अक्षों के निकट रह सकता है। जैसे ये वक्र है ना, ये इसके निकट रह सकता है, इसके निकट जा सकता है, लेकिन इनको टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब है फिर मान्यता का खंडन हो जाना। अगर वो किसी भी अक्ष को टच करता है, OX अक्ष को टच करता है या OY अक्ष को टच करता है, तो ये नहीं है, ये संभव ही नहीं है। फिर बात आती है अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर हो, जरूरी नहीं। अनधिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर होने का मतलब है ये IC1 वक्र बना, ये IC2 वक्र बना, ये IC3 वक्र बना, इनके बीच जो गैप है ना, ये गैप बराबर हो, जरूरी नहीं है। देखो, अनधिमान वक्रों की उत्पत्ति बजट रेखा पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय 5000 बढ़ी तो अनधिमान वक्र जम कर जाएगा। मान लीजिए ये अनधिमान वक्र IC1 पर था और ये 5000 आय के ऊपर ये उपभोक्ता को 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता दे रहा है। अब उपभोक्ता की आय जो है ना वो 12000 हो गई, तो ये जम करके यहाँ बन गया IC2, गैप बढ़ गया।
आई में कम बढ़ोतरी हुई, आई में कम परिवर्तन हुआ तो कम गैप रहेगा, आई में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा जंप करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अनिधिमान वक्रों की आकृति बजट पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होगा उसी अनुपात में अनिधिमान वक्रों में गैप बनेगा। एक के ऊपर एक अनिधिमान वक्र समान दूरी से बने ये जरूरी नहीं है। फिर बात आती है दो से अधिक वस्तुओं के संयोग होने की दशा में अनिधिमान वक्र क्या हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। अब देखो मान्यता में तो केवल दो वस्तुओं की मान्यता ली गई है, लेकिन अगर दो, आमतौर पर हम दो वस्तुओं का तो उपभोग करते नहीं है, हम दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो जब दो उपभोक्ता दो से अधिक वस्तुओं का उपयोग करेगा तो हमें जो संयोग प्राप्त होंगे उस स्थिति में हमें द्विविमा चित्र यानी यहाँ पर हम कैसे, ये द्विविमा चित्र है, ये एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है, यानी दो अक्ष हैं, तो ये द्विविमा चित्र हुए। हमें द्विविमा चित्रों की जगह हमें त्रिविमीय चित्र बनाने पड़ेंगे। तो द्विविमा चित्रों से 3D वक्र ज्यादा जटिल है, ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र ज्यादा जटिल हो जाते हैं। फिर बात आती है कुछ परिस्थितियों में अनिधिमान वक्रों की आकृति क्या होती है, अलग हो सकती है। सबसे पहला है सीधा अनिधिमान वक्र कब बनेगा। देखो सीधा अनिधिमान वक्र उस दशा में बनेगा अगर उपभोक्ता जिन दो वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है वे पूर्ण स्थापन वस्तुएं हैं, यानी एक की जगह दूसरी रखी जा सकती है। मेरे पास ये पेन है और ये बॉल पेन है और एक है सहीदार पेन, तो मैं सहीदार पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, बॉल पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों मेरी लिखने की जरूरत को पूरा करेंगे। तो दोनों कैसी वस्तुएं हैं, दोनों स्थापन वस्तुएं हुई, यानी एक के स्थान पर हम दूसरी वस्तु उपयोग की कर सकते हैं। स्थापन वस्तु का एक और उदाहरण चाय और कॉफी ले लो। ये दोनों क्या हुआ, स्थापन वस्तुएं होगी। चाय और कॉफी दोनों पेय पदार्थ हैं, ठीक है ना। चाय के स्थान पर कॉफी पी जा सकती है, कॉफी के स्थान पर चाय ली जा सकती है। आमतौर पर लगभग सिमिलर है, इनमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों पेय है ना, गर्म पेय है। तो ये दोनों स्थापन हुए। तो स्थापन वस्तुओं में प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमेशा क्या होती है, ध्यान रखना, जब वस्तुएं स्थान होती हैं स्थापन वस्तुओं में प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, क्या होती है, एक के बराबर होती है। प्रतिस्थापन स्थापन की सीमांत दर क्या होती है, सीमांत दर इकाई के बराबर होती है, एक के बराबर होती है। तो इकाई के बराबर होगी तो समान दूरी से ये ऋणात्मक ढाल से गिरेगा। तो सीधा अनिधिमान वक्र कब होगा, किन वस्तुओं की दशा में होगा, स्थापन वस्तुओं की दशा में होगा। स्थापन वस्तुएं क्या होती है, जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर बदला जा सके, काम में लिया जा सके। चाय के स्थान पर कॉफी, कॉफी के स्थान पर चाय, ये स्थापन वस्तुएं हैं। अगर कॉफी महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता चाय पीने लग जाएंगे, तो कॉफी के महंगा होने का असर चाय पर आ जाएगा, चाय की मांग बढ़ जाएगी, तो स्थापन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है ऐसी दशा में। फिर समकोणीय अनिधिमान वक्र यानी एल आकार का अनिधिमान वक्र। एल आकार का अनिधिमान वक्र उस दशा में बनेगा जब वस्तुएं पूर्ण पूरक हो, यानी पूरक वस्तुओं की दशा में, यानी एक वस्तु लेते हैं तो दूसरी वस्तु लेनी ही लेनी है। जूते खरीदोगे तो मोजे खरीदने पड़ेंगे, इसी तरीके से गाड़ी खरीदोगे तो पेट्रोल या डीजल आपको, फ्यूल आपको भरवाना पड़ेगा, तो ये पूरक वस्तु है। पेन खरीदोगे तो स्याही खरीदनी पड़ेगी, तो ये पूरक वस्तुएं हैं। तो पूरक वस्तुएं वे होती है जिन्हें एक को खरीदा जाता है तो उसके साथ दूसरी वस्तु अनिवार्यता हमें लेनी ही लेनी है। तो ऐसी दशा में अनिधिमान वक्र कैसे बनेगा, एल शेप में बनेगा। अब ये एल शेप में क्यों बना, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, यहाँ पर 0 है। एमआरएस एक्स वाई 0 होने के कारण अनिधिमान वक्र एल शेप में बनेगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा, अगला जो इसका भाग रहेगा उपयोगिता विश्लेषण की क्रमवाचक धारणा में पार्ट 2 हम कीमत रेखा को पढ़ेंगे। इसमें हम कीमत रेखा की उत्पत्ति को समझेंगे, किस तरीके से एक उपभोक्ता की बजट रेखा जो है प्राप्त की जा सकती है। हम संतुलन की दोनों शर्तों को व्यक्त करेंगे, उपभोक्ता संतुलन को हम मापने वाले हैं। तो अगले जो वीडियो में ये मेरा अनिधिमान वक्र विश्लेषण पूरा हो जाएगा, यानी उपयोगिता विश्लेषण की जो क्रमवाचक धारणा है वो अगले वीडियो में पूरी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।